नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक्स है कवकों का वर्गीकरण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और आपके जितने भी आप लोग नीट से तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है फंगस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये कवक का हमारा दूसरा या तीसरा लगभग वीडियो है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या ही कवकों का वर्गीकरण। तो देखिए हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि कवकों को चार, जो हमारे पास सिलेबस है बस वही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, इधर उधर की कोई किताब को नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, चार, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये चार प्रकार से कवकों का वर्गीकरण किया गया है और इन चारों टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा केवल टॉपिक्स रहेगा फाइकोमाइसिटीज। तो आइए फाइकोमाइसिटीज होते क्या हैं, कैसे होते, कहाँ होते हैं, इनके बारे में देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो देखिए सबसे पहले जो फाइकोमाइसिटीज है ये रहते कहाँ है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इनका आवास क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो फाइकोमाइसिटीज है ये कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं जलीय आवासों में। कहाँ रहते हैं, जलीय आवासों में रहते हैं, नम लकड़ी में रहते हैं, नम जगहों पर रहते हैं, चमड़े के जूतों में अगर नमी न हो गई तो वहाँ भी सीलन में रह जाते हैं, और जो आपके बेल्ट होते हैं उनमें भी लग जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड, जो रोटी, ब्रेड की रोटी जो होती है ना ब्रेड, तो उस ब्रेड में भी हरा हरा लग जाता है। यह भी क्या होते हैं, फाइकोमाइसिटीज के वर्ग के कवक होते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने सरसों की पत्ती में भी देखा होगा, सरसों की पत्ती में भी देखा होगा जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बने रहते हैं, वह भी फाइकोमाइसिटीज वर्ग के ही कवक होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, जलीय आवासों पर और नम तथा सीलन भरी जगहों पर, सीलन भरे जगहों पर। और कहाँ मिलते हैं, ब्रेड में। और कहाँ मिलते हैं, सरसों की पत्ती पर, सरसों की पत्ती पर। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये रहा इनका आवास। तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं ये रहते कहाँ भैया, तो जलीय आवासों में, नम तथा सीलन भरे जगहों पर, ब्रेड में और सरसों की पत्ती पर ये फंगस आपके लगे होते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात जब इनका जलीय आवास हो गया तो ध्यान रखिएगा ये अविकल्पी परजीवी के रूप में हर जगह उपलब्ध होते हैं। यहाँ ये भी आपके इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी ने इसको भी ठोक रखा है, अविकल्पी, अविकल्पी परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं या रहते हैं। ये इतने पॉइंट हो गए। अब देखिए जो इनका कवक जाल होता है, जो भी फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक हैं, तो जो इनका कवक जाल होता है, माइसीलियम जो होता है वो पटहीन होता है, यानी उनमें पट नहीं रहते हैं। तो अपटी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपटी। ये पटी और अपटी, इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हमारी बायोलॉजी की प्ले लिस्ट अलग बन रही है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा अगला पॉइंट क्या है, तो इनका जो कवक जाल होता है, अपटी, क्या होता है, अपटी, और बहुकेंद्रित होता है, और बहुकेंद्रित होता है। अब ये अपटी क्या है, बहुकेंद्रित क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कवक तंतु है, इस प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई कवक तंतु है, उसको बना लीजिए आप लोग ऐसे, ये हो गया आपकी
ये कोई कवक तंतु है आपका, और इस कवक तंतु में होता क्या है कि बीच बीच में, जैसे मान लीजिए तो बीच बीच में पट नहीं होता, ये इस प्रकार के इसमें पट नहीं होता है। तो जब इसमें पट ही नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं अपटी। और जिनमें केंद्रक होते हैं वो जगह जगह पर जो है इस प्रकार इकट्ठे रहते हैं और लगता है कि ये एक ही कोशिका में भरे हुए हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? अपटी बहुकेंद्रित कहते हैं। तो जो इनका कवक तंतु होता है वो क्या होता है? अपटी होता है और बहुकेंद्रित होता है। किस वर्ग के कवकों में? फाइकोमाइसीटीज वर्ग के कवकों का जो कवक तंतु होता है वो क्या होता है? अपटी होता है और बहुकेंद्रित होता है। इसके बाद अगला इसका क्या टॉपिक्स आता है कि इनमें जो आपका अलैंगिक जनन होता है, क्या होता है? अलैंगिक जनन वो होता है चल बीजाणु के द्वारा और अचल बीजाणु के द्वारा। अब चल बीजाणु क्या है, अचल बीजाणु क्या है? देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चल बीजाणु और अचल बीजाणु के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। तो चल बीजाणु क्या होता है? कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिन पर कसाव होता है, जिन पर फ्लैजिला होता है, तो वो गतिशील होते हैं, इसीलिए उन बीजाणुओं को हम चल बीजाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ये है तो इस पर फ्लैजिला है, इस पर ये क्या है? फ्लैजिला। तो ये चल बीजाणु है। लेकिन कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिन पर कसाव होता ही नहीं, तो उनको हम कहते हैं अचल बीजाणु। तो मान लीजिए एक बीजाणु आपका ये है, ये तो इस पर फ्लैजिला है ही नहीं है। जब इस पर फ्लैजिला नहीं है तो ये क्या हो गया? ये अचल बीजाणु हो गया और ये चल बीजाणु। तो जो भी लैंगिक जनन होता है फाइकोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? इनमें अलैंगिक जनन होता है दो प्रोसेस से। एक पहला प्रोसेस क्या है? चल बीजाणु। सबको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चल बीजाणु। दूसरा है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या इसमें आ सकता है कि जो इसमें युग्मक भाग लेते हैं। देखिए, इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन में दो युग्मक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? दो युग्मक, और युग्मकों के संलयन से इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन से होता है। ये हो गया, ठीक है। अभी लैंगिक जनन समझाएंगे, राइजोपस के एग्जांपल, ये राइजोपस का लैंगिक जनन का फिगर बनाएंगे, इसको भी समझा रहे। पर अभी आप सिर्फ फाइकोमाइसीटीज में क्या क्या होता है ये जानिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु के द्वारा होता है, और जो लैंगिक जनन होता है युग्मकों के संलयन से। अलैंगिक जनन चल बीजाणु, अचल बीजाणु, और जो आपका लैंगिक जनन होता है ये युग्मकों के संलयन से होता है, ठीक है। आप देखिए, जो युग्मक होते हैं उसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम? क्या मैं यहाँ जगह है पर्याप्त? मैं देख लूं एक बार कहाँ तक दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है, भी जगह है पर्याप्त। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो आपके युग्मक हैं उनकी आकार की जो होता है और समयुग्मता, जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? आकार की, युग्मकों की आकार की या तो समयुग्मता होगी या तो विषमयुग्मता होगी। जो युग्मक हैं उनकी जो आकार की है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है? या तो समयुग्मता होगी, समयुग्मता, या विषमयुग्मता प्रकार की होती है। ये जितने भी टॉपिक्स हम दिखा रहे हैं, जितने ये वर्ड बोर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, और चल बीजाणु, अचल बीजाणु ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ये जो आपका अपटी बहुकेंद्रित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, जो इसके एग्जाम्पल है
इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है आपका? एग्जाम्पल में आता है, पहली बात तो आता है राइजोपस। राइजोपस और एक और आता है, उसका नाम है एल्ब्यूगो। एल्बुगो या इसको कहते हैं ALBUGO ये। और राइजोपस की जो स्पेलिंग होती है R ये, ठीक है, ये राइजोपस की स्पेलिंग होती है। तो कहने का मतलब जो फाइटोमाइसेटीज है इसके दो हम एग्जांपल दे रखे हैं, एक राइजोपस दे रखे हैं, दूसरा एल्बिगो। राइजोपस और एल्बिगो। अब यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, जो राइजोपस है ये कहाँ मिलता है? अधिकतर कई बार क्वेश्चन किया गया है कि राइजोपस मिलता कहाँ है। या क्वेश्चन आता है कि ब्रेड की रोटी पर जो ब्रेड होता है उस पर जो हवा जो हरा हरा लगा रहता है वो किस कवक के कारण होता है? तो वो होता है आपका राइजोपस के कारण। ब्रेड में हरा हरा कलर चढ़ जाता है, हरा हरा फंगस आ जाता है, उसको कहते हैं राइजोपस। और जो सरसों की पत्ती होती है उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्बिगो। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल है जो राइजोपस है, हम इसमें बताना है कि राइजोपस में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ क्योंकि समझाना है यहाँ पर भी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, चूंकि यहाँ पर एक बड़ा फिगर बन गया है इसलिए जगह पर्याप्त मात्रा में ब्लैक बोर्ड पर नहीं है, पर हम आपको समझा देंगे पूरी तरह से। आप परेशान मत रहिए बिल्कुल से, क्योंकि शॉर्टकट में वीडियो यहाँ पर बनाना है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या है? राइजोपस। राइजोपस में लैंगिक जनन दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया अलैंगिक जनन तो होता है चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा, लेकिन लैंगिक जनन भी होता है और वो भी राइजोपस में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइजोपस में लैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? दो बहुकेंद्रीय, क्या होता है? दो बहुकेंद्रीय युग्मक धानियों के द्वारा होता है। दो बहुकेंद्रीय युग्मक धानियों के संयोजन से संपन्न होता है। ये लैंगिक जनन है। यानी जो भी राइजोपस है उसमें दो बहुकेंद्रीय युग्मक धानियां होती हैं, उनके संयोजन से राइजोपस में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब दोनों युग्मक क्या होते हैं? नंबर दूसरा, दोनों युग्मक धानियां आकारकी में समान, आकारकी में समान किंतु कार्यकी में भिन्न होते हैं। वन मिनट, किंतु कार्यकी में भिन्न होते हैं। भिन्न होती हैं, ये रही बात। क्लियर? अब देखिए, कहने का मतलब इसमें जो भी युग्मक धानियां भाग लेंगी उनका आकार तो सेम रहता है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा वाला लिखा हुआ है। अब इसमें अधिकांश जो कवक धानियां होती हैं, जो कवक तंतु होते हैं, जो भी राइजोपस में होते हैं, तो अधिकांश क्या होते हैं कि प्लस स्ट्रेन वाले और माइनस स्ट्रेन वाले, यानी प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद वाले कवक तंतु होते हैं, यानी विषम थैलिक होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनकी अधिकांश जातियां
इनकी अधिकांश जातियां विषम थैलिक होती हैं, विषम थैलिक, विषम थैलिक। विषम थैलिक होती हैं ये। अब विषम थैलिक का मतलब क्या होता है कि इसमें प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद होता है, प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद। प्रभेद का मतलब स्ट्रेन, प्रभेद का मतलब क्या होता है स्ट्रेन, STRAINS, यानी जो भी इसमें कवक तंतु हैं, जो भी इसके धागे हैं, राइजोपस के जो भी धागे हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस धागा एक माइनस धागा। ठीक है, आप जब भी आप कहीं अचार में या कहीं ब्रेड में लगा रहता है फफूंद या राइजोपस, तो आप क्या करें उसको एक एक रेशा आप निकालने की कोशिश करेंगे तो रेशा निकलता है, उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो जो भी राइजोपस की जातियां हैं उनमें अधिकतर प्लस स्ट्रेन होते हैं, प्लस धागे होते हैं और माइनस, दो विपरीत प्रकार के होते हैं। इसीलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, इनकी जातियों को विषम थैलिक क्या कहा जाता है, विषम थैलिक कहा जाता है। और यह जो इनका गुण है, विषम थैलिक का जो गुण है, इसको भिन्न जालकता कहते हैं। और इस भिन्न जालकता की खोज किसने किया था, ब्लैक केसली ने किया था। किसने किया था, ब्लैक केसली ने किया था। तो यहां लिख दीजिए, इस गुण को भिन्न जालकता कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, ब्लैक केसली ने, ब्लैक केसली ने किया था, ब्लैक केसली ने किया था। किसने किया था, ब्लैक केसली ने किया था। और कहां किया था, म्यूकर, किसमें किया था, म्यूकर म्यूसिडो में। ये ठीक है, यानी जो भिन्न जालकता की क्वालिटी है, गुण है, उसकी खोज ब्लैक केसली ने किया था। और किस में किया था, म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में किया था। क्लियर। चलिए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए, जब लैंगिक जनन होता है राइजोपस में, जब लैंगिक जनन होता है तो दो युग्मक धानियां पास पास आती हैं। जब दो युग्मक धानियां पास पास आती हैं तो इनकी युग्मक धानियां आपस में चिपक जाती हैं। और चिपकने के बाद क्या होती हैं कि ये दो प्रकार की युग्मक धानियां, जैसे इनकी युग्मक धानियां चिपकेंगी तो ये क्या कहते, ये जो धानियां बन रही हैं अब इस प्रकार का, इसको कहते हैं प्राक युग्मक धानी। क्या कहते हैं, प्राक युग्मक धानी। यानी एक यहाँ पर प्राक युग्मक धानी है और एक यहाँ पर प्राक युग्मक धानी। इसको लिख सकते हैं आप प्राक युग्मक धानी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोगैमेटेंजिया। क्या कहते हैं, प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं इन धानियों को। अब क्या होता है, जैसे ही ये प्राक युग्मक धानियां बनती हैं तो जो इनका जीव द्रव्य है वो दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों में जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य जैसे आपस में आए तो ये जीव द्रव्य दो भागों में, प्रत्येक युग्मक धानी का जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बढ़ जाता है। अब एक भाग जो इधर होते हैं, यहाँ पर होते हैं ये इनको हम क्या कहते हैं भैया, इनको कहते हैं गैमेटेंजियम। क्या कहते हैं, गैमेटेंजियम। और जो इधर वाला होता है इसको क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मक धानी। क्या कहते हैं, युग्मक धानी। यानी प्रत्येक प्राक युग्मक धानी दो भागों में बढ़ जाता है, एक युग्मक धानी और एक सस्पेंसर या निलंबक। तो जो युग्मक धानी होता है ये वाला होता है, और जो सस्पेंसर होता है या निलंबक होता है ये वाले होते हैं। क्लियर। अब जब सस्पेंसर और ये गैमेटेंजियम यानी युग्मक धानी और निलंबक बन जाते हैं तो कुछ देर बाद क्या होती है, इनकी जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है बीच में ये वाली, ये क्या हो जाती है, घुल जाती है।
और घुलने के बाद इन दोनों की जो आपके जीव द्रव्य मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें बहुत से केंद्रक आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब ये कुछ देर बाद क्या करे केंद्रक, ये क्या करेगा, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो सारे केंद्रक, सारे जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं युग्माणु। तो यहां से ये बन गया आपका युग्माणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोस्पोर। अब जैसे एक अनुकूल परिस्थिति आएगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें अंकुरण होगा और एक नया प्रोमाइसीलियम, नया कवक जाल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से उत्पन्न हुआ ये नया कवक जाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोमाइसीलियम। अर्थात ये है आपका बीजाणुधानीधर। क्या है, बीजाणुधानीधर या युग्माणुधानीधर। अब इस जो आपकी ये नया आपका कवक तंतु बन रहा है, जो इसका ऊपर वाला भाग है ये फूल जाता है और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी, क्योंकि इसमें बीजाणु बनते हैं। अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी और तो ये फट जाती है, ये बीजाणुधानी फट जाती है। अब फटने के बाद क्या होगा, इससे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक केंद्र की बीजाणु अर्थात स्पोर बन जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो जैसे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक केंद्र की बीजाणु अलग हो जाएंगे, तो यहाँ हमने दिखा दिया, ये इधर माइनस वाला दिखाया, इधर प्लस वाला दिखाया है। अब ये एक केंद्र की जो बीजाणु है ये आकर के जमीन पर गिर जाएंगे और उचित परिस्थिति में क्या होगी, ये अपना अंकुरण करके एक नए माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका राइजोपस है, जो राइजोपस है उसमें लैंगिक जनन होता है। अब इधर वाले को हम प्लस से शो किए, इधर वाले को माइनस से शो किए, मतलब दो विभिन्न प्रकार के कवक जाल का निर्माण पुनः हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो राइजोपस है इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और आपका यहाँ जो आपका ये दिखाया गया है पूरा प्लस और माइनस क्या है, इस प्लस और माइनस के कारण ही इसमें दो प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, दो प्रकार के प्रभेद होते हैं। इसी का इसको हम क्या कहते हैं, विषमथैलिक। ये इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है और ये आपके इतना डिटेल है। फाइकोमाइसीटीज का आपका होगा इतना ही, एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद करना है। इसके बाद कल की वीडियो हम एस्कोमाइसीटीज के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।